ओके तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट में आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पढ़ेंगे, बेसिक डिफरेंस जानेंगे। बेसिक डिफरेंस में ये है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को पहचानना कितना आसान है। ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि प्रोकैरियोटिक कैसा होता है। हम लोग आपको ये भी बताया था कि ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा है, कैसा नहीं है। अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो बैक जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, अब ये जो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है, ये दोनों किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, याद रखिएगा ये एकदम यूकैरियोटिक में। ठीक है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और एक में सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल बनाएं तो एनिमल सेल जो है उसका जो मेम्ब्रेन होगा वो हाईली थिन, इलास्टिन और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी प्लांट सेल को बनाएं तो प्लांट सेल का पॉलीगोनल शेप, स्फेरिकल शेप या कोई भी शेप होगा, लेकिन उसके पास एक मोटा सा प्लाज्मा सेल वॉल कहलाता है। यानी कि अगर हम प्लांट सेल बनाएं और एनिमल सेल बनाया तो प्लांट सेल के बाद एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल होती है और ये वॉल जो है उसे हम लोग सेल, हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस जान रहे थे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है आपके क्लास के लिए, मींस मतलब 9th क्लास के लिए इतना जानना जरूरी है कि प्लांट में जो वॉल होते हैं उनके सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल ये रिजिड होते हैं। ठीक है, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ स्टार्च जो होते हैं सेलुलोज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल सेल के देखें तो इनके जो है थिन होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। ठीक है, इनके थिन होते हैं। ठीक, अब थिन होते हैं और इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, कुछ अलग कॉम्पोजिशन रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हो सकता है। ठीक, इनमें कुछ आउटग्रोज भी होते हैं जिन्हें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके फंक्शंस के हिसाब से वो उनमें दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को सबसे पहले डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? वॉल्स के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और मेम्ब्रेन के थ्रू कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा प्लांट सेल और कौन सा एनिमल सेल। अब उसके अंदर घुसते हैं, दूसरा बड़ा डिफरेंस जो हम लोग देख के आराम से बता सकते हैं किसी प्लांट सेल में, प्लांट सेल में बहुत बड़ा वॉक्यूल होता है और एनिमल सेल में वॉक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे और फंक्शनल होते हैं, मींस उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो है इन्हें वॉक्यूल कहते हैं। ठीक है, वॉक्यूल जो होता है, एक्चुअली वॉक्यूल जो होता है वो बड़ा सा खाली स्पेस होता है। ठीक है, खाली स्पेस नहीं, इसके अंदर जो चीज भरी रहती है उसे हम लोग सेल सैक कहते हैं और इसके जो ये बाउंड्री दिख रही है इसके अंदर टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो वॉक्यूल जो है वो दो प्रकार के होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, या तो वो फूड वॉक्यूल होंगे या तो कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल होंगे। ठीक है, मैं आता हूं वॉक्यूल में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फूड वॉक्यूल होंगे या तो कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। नाम से पता चल रहा है, फूड वॉक्यूल जिसके अंदर फूड होता होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल जो कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ा या छोटा हो सकता है। अब देखो ये प्लांट में क्यों है ये भी जानना जरूरी है। अब हमारी तरह प्लांट्स में रोज न्यूट्रिएंट लेने का प्रोसेस है नहीं, हमें वाटर सब रेगुलर चाहिए होता है, हम दूसरे से जुगाड़ करके ले लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में अगर जमीन में पानी कम हो गया तो ये प्रोटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए वॉक्यूल को बड़ा या छोटा कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तब मैं इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझूंगा। लेकिन अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में जो वॉक्यूल्स होते हैं या वॉक्यूल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे बबल्स टाइप के होते हैं। ठीक है, इतने एनलार्ज फॉर्म में नहीं होते, आराम से पहचान में आ सकता है कि एनिमल टिश्यू कौन सा और प्लांट टिश्यू कौन सा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनिमल प्लांट सेल जो होते हैं इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इनके पास? क्लोरोप्लास्ट। अब अगर आप तो पढ़े होंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है
ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये चीज फोटो प्लांट में ही होते हैं, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जो जो चीज नहीं होते उसकी बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई प्लांट के पास ही ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता है जो इसमें भी नहीं होता है। जैसे एनिमल सेल में सेंट्रोइड्स होते हैं, सेंट्रोइड्स होते हैं। ये सेंट्रोइड्स जो हैं, ठीक है, ये सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम को खींचने का काम करते हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग। अभी बस मैं बता रहा हूं क्या चीज इसमें होता है, क्या चीज इसमें नहीं होता है, ठीक। अब दोनों में न्यूक्लियस तो होता ही है, ठीक है, तो हम एक न्यूक्लियस बना देते हैं प्यार से, ए इधर भी और इधर। अब न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। न्यूक्लियस के अंदर रहता है आपका 4 चीजें। सबसे पहले उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको एरो मार के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक। अब इसके अंदर जो मैंने बताया था न्यूक्लियोलस होते हैं, वो इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। कंडेंस फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एंड ऑल, जहाँ पे मैकेनिज्म करने के लिए सारे एंजाइम्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन्हें हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम लोग क्रोमाटीन कहेंगे। ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी सेल जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास एक खासियत होती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये ऐसे करके हम ऐसे बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे गोभी के पत्ते होते हैं ना, गोभी काटते हैं तो बीच में गोभी के ऐसे 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 करके पत्ते एक दूसरे पे फोल्ड रहते हैं, जब हम गोभी काटते हैं तो लेयर आराम से दिखती है, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे पत्तों का एक लेयर समझ लो वो होता है। देखो ये 2D मॉडल नहीं है, 3D है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा पड़ा होता है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें डॉट 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 बना हुआ है, डॉट 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 बना होगा तो वो राइबोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, राइबोसोम, ठीक है। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे नहीं होते हैं उन्हें हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें सॉरी, प्लांट सेल में ये सेंट्रलाइज नहीं होता है, एनिमल सेल में ये सेंट्रलाइज होता है, मतलब ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहता है। लेकिन प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस के साथ रहता है, लेकिन पूरी तरह से उसको कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था ना टोनोप्लास्ट रहता है जो ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस लेने की वजह से ये सेंट्रलाइज नहीं रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर सेंट्रलाइज नहीं रहता, रहता इसमें भी है, नॉट सेंट्रलाइज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मैं ईआर लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास अलग से सिस्टम होते हैं जिन्हें हम लोग गोल्जी बॉडीज कहते हैं, जो उल्टे होते हैं इसके, ठीक है। और इनमें गोल्जी
उसके जगह पे छोटे छोटे वॉक्यूल्स होते हैं, ठीक। अच्छा चलो, ये जो है गोल्जी बॉडीज हैं, ठीक, इसमें होते हैं डाइस्पेजोन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये समझना है कि इनके अंदर, अच्छा चलो ये वाला आपके लिए भी हाईफाई हो जाएगा, इसको ना रखें, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आया। अब इन दोनों में एक और चीज कॉमन होती है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो ये दोनों में पाए जाते हैं। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, मतलब पावर हाउस प्रोवाइड करता है, ठीक है, बात समझ में आई? पावर हाउस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी देता है, ये दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। ये मत सोचना कि भाई क्लोरोप्लास्ट है, जब खाना अपना खुद से बना सकता है तो वो क्यों माइटोकॉन्ड्रिया? क्यों? देखो, खाना कोई भी बनाए, वो सिंथेसाइज हो जाके एनर्जी उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में ही निकलेगा। तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, प्लांट में क्योंकि सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट में सेल वॉल है, तो ये अपने दूसरे सेल के साथ ना मिडिल लेमिना नाम का एक एडेसिव से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया इसको तो एक इंटेग्रिटी, सेल के वॉल की वजह से एक शेप मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स, जो सेल्स को क्या करते हैं, एकदम रिजिडली टाइट इंटेग्रिटी उसकी बनाए रखते हैं, ताकि उसकी शेप जो है वैसे की वैसी बने रहे। जैसे क्यूबॉइडल हो गया, क्यूबल हो गया, स्टार शेप, हम लोग जो स्टार्टिंग में कई शेप्स पढ़े थे, उन सारे शेप्स में उनको बनाए रखने के लिए, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन तो इतनी सॉलिड है नहीं, आप ऐसे समझ लो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी किसके क्या डिस्कस कर रहे थे? सेल वॉल की बात है कि इंटेग्रिटी, ये जो हाँ, वेरी गुड, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये बहुत ही इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई जैसे हमारे ये सारे स्किन हो गए, कोई भी स्किन हो गया, इसमें थोड़ा सा एक प्रेशर पड़ेगा तो ये अपनी साइज बदल देगा, है कि नहीं? तो इसको इंटरनली टाइट रखने के लिए इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स के चेन रहते हैं, ताकि ये क्या है, मैकेनिकली इंजरी या फिर दबे नहीं, पिचके नहीं, अपना साइज के शेप में रहे, ठीक है, बात समझ में? तो ये वाला कहानी है इसके अंदर, ठीक। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको इतना डिफरेंसेस इज इनफ, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये जो मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके इनर लेवल में भी होता है। और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इस पे हम लोग मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ये सारी चीजें अभी हम लोग समझेंगे, जो अभी तक आप लोग देखते आए हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसमें डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब ये सब समझ में आ गया, तो अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इन दोनों चीज में हम लोग क्या करेंगे, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर घुसते हुए जाएंगे, ठीक है। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर जाके हम लोग लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद न्यूक्लियस एंड गो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। आज इसकी फंक्शन एकदम लाइन से आपको समझ में आएगी, सारे फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। इट्स क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग टू, आपको समझ में आ जाएगा सेल किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहला ऑर्गेनल जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनल क्या है इसके, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो बहुत लोगों ने दिया, लेमिनार मॉडल मिला, लेमिनार मॉडल हुआ, फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, ठीक है। ये सिंगर और
निकोलसन ने जो मॉडल दिया था, प्रपोज्ड मॉडल ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था ताकि हम लोग ये समझ सके कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। ये क्या है आपको इसे समझते हैं। पहले तो इसके फीचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल के स्पेसिफिकेशन देखते हैं ना, उसी तरह ऑर्गेनल्स के भी स्पेसिफिकेशन होते हैं। जैसे ये अल्ट्रा थिन होते हैं, कह सकते हैं ये 70 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, या 7 नैनोमीटर बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये इतनी मोटी होती हैं कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में एक हल्की सी लाइन से दिखाई देती है, ठीक है। अल्ट्रा थिन होते हैं। दूसरा, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल, अब ये समझना जरूरी है व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्ट मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही वॉल से एंट्री मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, आपके घर में जो खिड़की है उससे कोई आदमी तो आ नहीं सकता अगर उसमें ग्रिल और वो जाली लगी हुई होगी, है कि नहीं। तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है इंसानों के लिए, लेकिन वो हवा के लिए परमिएबल है। हवा आराम से पास हो जा रही है, पानी फेंक देगा कोई आराम से पास हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पास हो जा रहे हैं अगर उसमें नेट लगा हुआ। तो वो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब certain thing can move inside and certain not। सिर्फ सिलेक्टिबल चीजों को ही अलाउ होता है सेल के अंदर जाना या सेल अंदर से बाहर जाना, ठीक है। अब वॉल के या तो हम अंदर जाते हैं या तो बाहर जाते हैं। जैसे हमारा कमरा ही ले लीजिए, तो कमरे में क्या है, एक कमरे में दरवाजा होता है सो दैट वी कैन एंटर टू द रूम और वी कैन कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूम बाय द डोर। तो डोर क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है हमारे लिए। अब हाथी चाहे तो उस डोर से आ नहीं सकता क्योंकि वो डोर काफी छोटा होगा उसके लिए, ठीक है, और छोटे जानवर आ जाएंगे। तो सिलेक्टिवली नहीं है ये, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल, सिर्फ कुछ ही चीजों को अलाउ करता है कि वो अंदर आ जाए, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर बना किस चीज से कि ये इतनी सारी खासियत इसके अंदर है। तो ये जानने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल होता है मींस ये ऐसा नहीं कि सेल वॉल की तरह रिजिड है, एकदम सॉलिड वॉल की तरह रिजिड है। ये फ्लेक्सिबल है ताकि थोड़ा इधर उधर हो तो ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदल के वापस, और इलास्टिक इन नेचर होता है। अगर आप लोग इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक मतलब समझ रहे हो, इलास्टिक मतलब जिसको हम लोग खींचे वो वापस अपनी जगह पे अपना जो ओरिजिनल शेप है वो रीफॉर्म कर लो। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वापस अपने रीफॉर्म वाले शेप में आ जाएगा। तो देखिए कितना जबरदस्त चीज है। एक सेल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेल का आउटर कवर को पकड़ के रखता है, जिसके अंदर सारा का सारा सेल ऑर्गेनल और सेल साइटोप्लाज्म सब कुछ अंदर फिट है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत यह है कि वो थिन है, वो इतना थिन है कि 7 नैनोमीटर की मोटाई है उसकी। माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लाइन सी दिखाई देगी। सिलेक्टिव परमिएबल है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वो सिलेक्टिव परमिएबल है, वो कुछ सर्टेन चीजों को ही अंदर आने या बाहर जाने देता है, ठीक है। फिर वो फ्लेक्सिबल है, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, इट कैन मूव। ये इतना रिजिड नहीं है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो टूट जाए, ये फ्लेक्सिबल है। थोड़ी सी प्रेशर पड़ी तो ये अपनी क्या कहते हैं, अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदल के वापस अपने जगह पे रिफॉर्म हो सकता है, इसलिए इलास्टिक भी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खासियत है। अब ये प्लाज्मा में आप इमेजिन कीजिए पूरा का पूरा एनिमल, जितने भी एनिमल आप देख रहे हैं उन सब के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मेन आउटर सेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिविजुअलिटी देता है एक सेल को। व्हाट इज मीन ऑफ इंडिविजुअलिटी? इंडिविजुअलिटी जैसे हम लोग ये हम लोग जैसे सेल बना, तो ये जो मैंने लाइन खींचा है इससे पता चल रहा है ना कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, हाँ? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम हटा दें तो ये तो सारे सेल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। फिर पता चलेगा कि आदमी एक टू वो फ्रूटी जैसा बोतल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, एक टिन मारे सारा पानी बाहर,
ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी देता है, वो एक पर्टिकुलर उस सेल को अपनी एक आइडेंटिटी देता है कि हाँ भाई तुम एक सेल हो जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। समझ में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके फंक्शन भी समझना होगा, तो हम लोग इसमें फंक्शन समझते हैं, पहले सॉरी स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले याद रखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन मेन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। वो क्या क्या है आपका? प्रोटीन, अब आपको समझ में आ रहा हो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। जिनको लिपिड ना समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए फैट, ठीक है। लिपिड एक्चुअली फैट लिपिड के अंदर आता है, ठीक है। वो हर चीज जो तेल से बना हो या तेलिया हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो हर चीज जो तेल से बना हो तेलिया हो वो लिपिड कहलाता है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड के लिए बोल रहा हूं, ऐसा एकदम एप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन आपके लेवल के लिए ठीक। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से। जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉस्फोलिपिड कहते हैं उसको, ठीक है। तो झट से स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। अब मेरे दिमाग आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है क्या? ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। हाँ, ये किसी किसी लेवल तक वाटर पेनिट्रेट कर सकता है लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल होगा तो क्या होगा? एक सेल के अंदर 70% वाटर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वो वाटर के साथ रहेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? सेल की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड यानी कि तेल, यानी कि कोई लिपिड जो पानी में नहीं घुल सके उस चीज से बना होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? लिपिड क्या होगा? तेल जैसा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दो लेयर ऑफ लिपिड से बना होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। लेट मी मेक इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। लिपिड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। लिपिड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका हेड जो कि है आपका हाइड्रोफिलिक, और ये हो गया आपका टेल। हाँ, हाइड्रोफिलिक मैंने बताया, फिर हाइड्रोफोबिक। अब बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी, और फिलिक वर्ड का मतलब होता है टू लव, ठीक है। मतलब पानी से प्यार करने वाला। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाटर लविंग, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक, ये भी दो वर्ड से बना है। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब आपका टू फियर, मतलब पानी से डरने वाला, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा किसी भी तेल को हम लोग पानी में जब डालते हैं तो वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं एक जगह कलेक्ट होकर, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज उनके पास ये हाइड्रोफोबिक तेल होते हैं जो पानी से मिलना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं सारे एक जगह जमा हो जाते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसको बाहर की तरफ कर देते हैं, तो पानी में आराम से वो रह लेते हैं। समझ में आ रहा कुछ? जब भी आप कोई भी तेल की चीज को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कोई भी तेल को या घी को, तो वो एक ड्रॉप बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाता है। आप मिक्स कर दीजिए फिर भी वो बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेगा, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज इट्स हैविंग हाइड्रोफोबिक कंटेंट, जो वाटर से डरता है, ठीक है। तो ये सारे वाटर से डरने वाले एक जगह हो जाते हैं और इस वाले फेस को आगे पानी की तरफ कर देते हैं, तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में आराम से पानी के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें अगर फॉस्फेट लगा रहा है, इसमें अगर फॉस्फेट लगा रहा है तो ये हम लोग फॉस्फो, ये हो गया फॉस्फो और ये हो गया लिपिड, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब इसको बनाते हैं। लिपिड बाइलेयर कैसा होता है? तो लिपिड बाइलेयर बहुत सिंपल है। पानी की तरफ, क्योंकि सेल के अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वाटर होता है। आप जब क्लास 10th में आओगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये जो टूटा हुआ लंगड़ा टांग है वो कैसे है। इसमें हाइड्रोकार्बन जब हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है।
देखो कितना दिमाग लगाया गया है इसको बनाने में। ये सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो एक तरफ हो जाएंगे, देखो अब देखो एक सेल है, सेल के अंदर 80% क्या है, वाटर है, सेल के बाहर जो दूसरा सेल है उसमें भी वाटर होगा। तो लिपिड बाइलेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो एक तरफ आ जाता है कि नहीं, क्योंकि ये तो पानी से प्यार करते नहीं, तो पानी से भागते हैं, तो ये एक तरफ हो जाता है। और ये जो लेयर, ये जो ऊपर की जो लेयर बन जाती है ये हो जाती है हाइड्रोफिल, इसमें पानी आराम से टच कर सकता है, ठीक है। तो ये बन गया ना लिपिड बाइलेयर। देखो यहाँ पे दो लेयर है, एक लेयर दो लेयर, इसीलिए इसको हम लोग बाई मतलब होता है टू लेयर बोलते हैं। अब समझ में आया इसको क्यों कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक। अब चूंकि ये लिपिड बाइलेयर है इसलिए वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर है इसलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि हमने कील ठोक के इसमें लकड़ी गुड़ी लगा के रखा हुआ कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। अब इमेजिन करिए ऐसा बहुत सारे चेन ऐसे ऐसे करके चिपके हुए हैं, अब ऐसे चेन बहुत सारी घना घना हो गया होगा, है कि? अब मेन बात है ये तो हो गया लिपिड बाइलेयर, ठीक। लिपिड बाइलेयर में कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। अब ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को पार होने देते हैं, भाई इजाजत दे देते हैं जैसे कि भाई तुम जा सकते हो। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, अब क्या कहते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये सब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी है वो किस वजह से आती है, वो आती है प्रोटीन की वजह से। अब इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन जो है जिसे इंट्रीगल या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। आपके बुक में इंट्रिंसिक लिखा होगा, कहीं कहीं इंट्रीगल, कहीं कहीं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लिखा था, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होते हैं, डोंट वरी, आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया लिपिड बाइलेयर, ये जो है ये हो गया आपका लिपिड बाइलेयर, ठीक। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो इधर से इधर तक बाहर निकला हुआ, एक छोर से दूसरे, ये दरवाजे की तरह काम करेगा। जैसे दरवाजा क्या है, आगे से खुलता है, पीछे मतलब ओपनिंग होती है तो लकड़ी का हिस्सा बाहर भी रहता है, आगे भी रहता है, तो ये प्रोटीन चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन चैनल, ठीक है। समझिए इसको हम लोग कहते हैं जो पूरी तरह से पार हो जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रीगल प्रोटीन या इंस्ट्रिक प्रोटीन, ठीक है, इंस्ट्रिक प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कुछ प्रोटीन जो होते हैं जो सरफेस पे ऐसे चिपके हुए रहते हैं या आधे इनबल्ट रहते हैं, इन्हें हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। बुक में नाम अलग अलग है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। इंट्रीगल प्रोटीन जो होता है वो पूरी तरह से पार होता है, ये वॉल के जैसे दरवाजा या खिड़की होता है ना, दोनों साइड से खुला हुआ है, ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर होता है। इसके अलावा भी इनके अंदर कुछ और भी चीज होते हैं जिनको हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। आप लोग आजकल टीवी में देखते होंगे, कोरोना का जो वायरस है उसके ऊपर रिसेप्टर है, वो जाके जुड़ता रहता है, ठीक है। वो रिसेप्टर्स जो है वो बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये लंबे लंबे चेन होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई तुमको क्या भेजना है सिग्नल के लिए, ठीक है। ये ऐसे लहराते रहते हैं, जैसे मान लो कि ये दरवाजे के हैंडल है, जब भी कोई चीज को यहाँ से यहाँ जाना होगा तो इसकी आदेश लेनी पड़ेगी या इससे पहचान में आएगा कि ये किस चीज का रिसेप्टर है या क्या है। ये कहाँ हो रहा है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यू हैव टू थिंक वेरी लार्ज, आपको बहुत ही छोटी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये हो गया एक चैनल जिसके थ्रू कोई भी चीज या तो सेल के अंदर आ सकती है या तो सेल के बाहर जा सकती है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो वो हम लोग समझेंगे। पहले ये समझिए कि इसमें मूवमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब मान लीजिए सेल के अंदर वाला हिस्सा इनसाइड, और ये सेल के बाहर वाला हिस्सा आउटसाइड। तो अंदर से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम किसने किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका एक फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गए। ठीक, तो किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? सेल प्रोटीन चैनल के थ्रू। और ये सब क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर्स जिनका काम होता है ये बताना कि किस चीज की इस साइड में कमी है या किस चीज की इस साइड में कमी है, सो दैट इट कैन ट्रांसफर। ठीक है, पता रहना चाहिए कि यहां से किस चीज को यहां भेजना है और यहां से किस चीज को इस तरफ भेजना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ये एक तरह से प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्शन टू द सेल। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ है, तो ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तीसरी है ये इंडिविजुअलिटी देता है, मतलब एक सेल को सेपरेट एक सेल बना के रखता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। ये अब इसके हम लोग फंक्शन में जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन तक यहां तक समझ में आ ही गया होगा आपको। अब इसके आगे हम लोग डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को बड़ी बढ़िया से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो इसकी फंक्शन है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और ये चीज जो मैंने अभी पढ़ाया है इसको एक बार बुक से गो थ्रू कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दें। तब नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।